नमस्कार साथियों, सक्सेस मंत्रा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और कैसे हैं सभी आप? बढ़िया हैं। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने भारतीय संविधान स्पेशल यूपी पैट के लिए, यूपी पुलिस के लिए, एसएससी, रेलवे, अदर एग्जाम के लिए शुरू कर दिया है। और ये जो क्लास अभी शुरू हुई है, ये क्लास ये समझिए एक प्रकार का संविधान का मैं अभी आपको टेलर दे रहा हूँ, टेलर। इससे क्या होगा, तुम्हें पता लगेगा कि भारतीय संविधान को रटना नहीं है, भारतीय संविधान को रटना नहीं है, केवल समझना होता है। और एक बार में ऐसा समझ जाओगे कि आपका एक भी क्वेश्चन भारतीय संविधान से बचेगा नहीं। समझ रहे हो? तो कल जो मेरी क्लास थी उसमें मैंने आपको अलग अलग तरीके से, जैसे कि नियुक्तियाँ, आयु सीमा, शपथ, त्यागपत्र, इन चीज़ों के विषय में बताया था। तो इसी चीज़ को मैं आगे पुनः जारी करता हूँ। उसके बाद हम फिर एक सिस्टम से ही भारतीय संविधान को पढ़ने वाले हैं। तो कल जो मैंने बताया था एक बार उसे रिपीट कर देता हूँ। पहले मैंने बताया था आपके लिए आयु सीमा। तो निश्चित ही आपने वीडियो देखने के बाद आयु सीमा का क्वेश्चन कोई भी हल किया होगा या हल करने का प्रयास किया होगा, तो उसमें आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आयु सीमा में मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, न्यूनतम और एक अधिकतम। और ये बताया था कि जिस पदाधिकारी के लिए न्यूनतम आयु सीमा होगी उसके लिए अधिकतम नहीं होगी, और जिसके लिए अधिकतम होगी उसके लिए न्यूनतम नहीं होगी। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी नियुक्ति। क्या बताई थी? नियुक्ति। तो नियुक्ति के संबंध में दो पदाधिकारी बताए थे, एक तो बताए थे राष्ट्रपति और एक बताए थे राज्यपाल। क्योंकि भारत में लगभग 99% कर्मचारियों को दो भागों में बांटा गया है, या तो वह केंद्र का कर्मचारी होगा या राज्य का कर्मचारी होगा। तो केंद्र के जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे थे, और राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जा रही थी। तो नियुक्ति संबंध में ये बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताई थी शपथ। और शपथ में एक बात ये बताई थी कि जिस व्यक्ति ने नियुक्ति की थी जिस पदाधिकारी की, वह अधिकांशतः, संभवतः, सामान्यतः शपथ दिलाने का कार्य करेगा। तो केंद्र के जितने भी कर्मचारी या जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं उनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये बात क्लियर कराई थी मैंने आपको। और राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इस्तीफा या त्यागपत्र। इस्तीफा, त्यागपत्र। तो उसमें ये बताया था कि जिस व्यक्ति ने नियुक्ति की है, जैसे राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी, तो प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को ही देंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ने की थी, तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र, इस्तीफा मुख्यमंत्री राज्यपाल को ही देंगे। तो जिस व्यक्ति ने जिसकी नियुक्ति की है वही उसको त्यागपत्र या इस्तीफा देता है। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। आज की क्लास देखिए, संभवतः जो संविधान से क्वेश्चन बनते हैं वो अधिकांश क्वेश्चन या तो केंद्र से होते हैं या राज्य से होते हैं। तो मैं यहाँ पे तुम्हें अंतर करना बताता हूँ कि राज्य और केंद्र में कैसे आप अंतर कर पाएंगे क्वेश्चनों को हल करने के लिए। उस विषय के संबंध में आप समझेंगे।
जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके लिए केंद्र और यहाँ लिख दिया मैंने आपके लिए राज्य। राज्य में अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं, केंद्र में किसकी बात करूं? राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है, भारत का प्रथम नागरिक। इसके जस्ट बिल्कुल समकक्ष होता है कौन? राज्य में राज्यपाल। राज्यपाल जो काम केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं वही काम राज्य में राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो राज्यपाल जो होता है वो राज्य का पहला नागरिक होता है, राज्य का प्रथम नागरिक। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक। जो काम राष्ट्रपति केंद्र में करता है वही काम राज्यपाल राज्य में करता है। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा अगर 35 वर्ष है न्यूनतम, कम से कम, तो राज्यपाल को बनने के लिए भी आयु सीमा कम से कम 35 वर्ष है। क्या? न्यूनतम। अगर राष्ट्रपति केंद्र में समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रधान है तो राज्यपाल कौन है? राज्य में समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रधान, कार्यपालिका शक्ति का प्रधान। मतलब केंद्र में सभी काम राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं तो राज्य में सभी काम राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, सीधे हम तुलना भारत के राष्ट्रपति की राज्यपाल से करेंगे। राष्ट्रपति को बनने के लिए आयु सीमा 35 साल, राष्ट्रपति केंद्र में समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रधान या संघ में समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रधान, तो राज्यपाल को बनने के लिए आयु सीमा 35 वर्ष और राज्य में समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रधान। ठीक। अच्छा, इसको मैंने शपथ बताई थी कि शपथ दिलाता है कौन? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो कल मैंने आपको ये पूछा था कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा कौन? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा बेटा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। बिल्कुल कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ मैंने सुप्रीम कोर्ट की तुलना हाई कोर्ट से कर दी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तुलना आप सीधा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत का है, केंद्र का है, और हाई कोर्ट क्या है? प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। लेकिन संसद एक से अधिक या दो से अधिक राज्यों के लिए सम्मिलित हाई कोर्ट भी बना सकती है, वो आगे का विषय है। तो मैंने राष्ट्रपति से सीधे तुलना की राज्यपाल की। वैसे ही आगे देखिए, आगे मैं प्रधानमंत्री ले लिया मैंने, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के समकक्ष राज्य में होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। चलते हैं, अगर प्रधानमंत्री की अगर मैं नियुक्ति पूछूं तो कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। तो यहां पर मैंने राष्ट्रपति की तुलना नियुक्ति के संबंध में करी थी राज्यपाल से, तो किसकी नियुक्ति? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। आगे बढ़ते जाओ सीधा सीधा, जैसे मैंने कंपैरिजन किया था, जैसे मैंने तुलना की थी, उसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, और पीछे में राष्ट्रपति की तुलना राज्यपाल से कर चुका हूं, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ओके, आगे। प्रधानमंत्री कम से कम बनता है 25 ईयर, कम से कम उसके लिए उम्र चाहिए 25 वर्ष, कम से कम उसके लिए उम्र चाहिए 25 वर्ष प्रधानमंत्री बनने के लिए।
तो आप सीधा किससे, प्रधानमंत्री की तुलना मुख्यमंत्री से कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के लिए भी कम से कम 25 वर्ष ही उम्र चाहिए। कम से कम कितनी उम्र चाहिए? कम से कम 25 वर्ष ही उम्र चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति तुलना राज्यपाल से, तो इसको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति के लिए। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे तो सौंपेंगे? राज्यपाल के लिए। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। आगे, प्रधानमंत्री सामान्यतः लोकसभा का सदस्य होता है। प्रधानमंत्री सामान्यतः लोकसभा का कैंडिडेट होता है और मुख्यमंत्री सामान्यतः विधानसभा का सदस्य होता है। विधानसभा का सदस्य। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री सामान्यतः, संभवतः, अधिकांशतः कहाँ से मेंबर होता है, तो लोकसभा से मेंबर होता है। और मुख्यमंत्री कहाँ से? तो विधानसभा से मेंबर होता है। तो अब यहाँ पे क्या हम लोकसभा की तुलना विधानसभा से कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। लोकसभा की तुलना सीधी विधानसभा से की जा सकती है, तो बिल्कुल की जा सकती है। क्योंकि देखिए, समझिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम आयु सीमा चाहिए 25 वर्ष, तो विधानसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम आयु सीमा चाहिए 25 वर्ष। ओके, आगे, लोकसभा भंग हो सकती है, तो विधानसभा भी क्या हो सकती है? भंग हो सकती है। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, तो इसके सदस्यों का निर्वाचन भी कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। जैसे हम तुलना करना सीख जाएंगे तो हमारा भारत के संविधान से कोई प्रश्न नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री की तुलना मुख्यमंत्री से, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति की तुलना राज्यपाल से, नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। आयु सीमा कम से कम 25 वर्ष, आयु सीमा कम से कम 25 वर्ष। संभवतः लोकसभा का मेंबर होता है, संभवतः विधानसभा का सदस्य होता है। तो विधानसभा की तुलना मैंने किससे, लोकसभा की तुलना किससे करते हैं? विधानसभा से, और विधानसभा की लोकसभा से। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, तो विधानसभा का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष होता है। यहाँ लोकसभा का मेंबर बनने के लिए चाहिए आयु सीमा 25 वर्ष, तो यहाँ पे विधानसभा का मेंबर बनने के लिए चाहिए आयु सीमा 25 वर्ष। ये भंग की जा सकती है, तो ये भी भंग की जा सकती है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है यहाँ, तो इसका भी चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। आगे चलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। आगे मैं तुलना करता हूं आपकी इससे राज्यसभा और विधान परिषद। राज्यसभा, विधान परिषद। राज्यसभा जो है वो संसद का क्या है? उच्च सदन। राज्यसभा भारत की संसद का उच्च सदन है, अपर हाउस है। तो विधान परिषद किसका? विधानमंडल का क्या है? उच्च सदन है। जैसे मैं राज्यसभा की तुलना किससे कर रहा हूं? विधान परिषद से। यहां आप समझिए, तो वैसे ही संसद की तुलना किससे की जा रही है? यहां विधानमंडल से की जा रही है। राज्यसभा संसद का अपर हाउस है, विधान परिषद विधानमंडल का क्या है? अपर हाउस है, उच्च सदन है। अब हम इसको राज्यसभा को, विधान परिषद को समझेंगे। अगर किसी को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो एज चाहिए 30 ईयर कम से कम।
अगर किसी को राज्यसभा का मेंबर बनना है तो कम से कम आयु सीमा उसको चाहिए 30 वर्ष। तो अगर आपको विधान परिषद का सदस्य बनना है तो आयु सीमा कम से कम चाहिए 30 वर्ष। बिल्कुल सेम, अगर आप राज्यसभा समझ गए हो तो आपको विधान परिषद समझने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल आप इतना समझिए कि राज्यसभा अपर हाउस है संसद का, तो विधान परिषद अपर हाउस है विधानमंडल का। तो सदस्य के लिए आयु सीमा 30 वर्ष, तो यहाँ पर भी 30 वर्ष। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि कार्यकाल, वही बताओ इसका राज्यसभा के सदस्य का, तो कार्यकाल होता है कितना, 6 वर्ष। तो आप यहाँ अपने आप ही पहुँच जाइए कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल बताएं भाई, तो आप सीधा लगा देंगे 6 वर्ष होता है सर। ओके। लेकिन अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा का ही कार्यकाल बताएं, राज्यसभा का कार्यकाल, तो आपका क्या जवाब रहेगा? राज्यसभा का कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो आपका क्या जवाब रहेगा, ये मुझे कमेंट माध्यम से बताइए। और वैसे ही आपको ये बताना है कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है। विधान परिषद का कार्यकाल, इसे भी बताइए, दोनों ही बताने हैं आपके लिए। ये तो मैंने सदस्य का कार्यकाल बता दिया, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। तो आपको ये बताना है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है और विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, ये बताना है। आगे चलते हैं, इसी में समझते हैं अभी राज्यसभा विधान परिषद में ही। तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो होता है इनडायरेक्ट, मतलब अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या कि विधान परिषद का जो चुनाव होता है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है, वो कैसे होता है? तो आप नहीं लगाएंगे अप्रत्यक्ष क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल लगाएंगे अप्रत्यक्ष। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष, विधान परिषद के चुनावों का तरीका है वो भी अप्रत्यक्ष है। ओके। अच्छा, राज्यसभा के सदस्य क्या होते हैं कि 2 वर्ष बाद बनवाई 3 सेवानिवृत्त, बनवाई 3 रिटायरमेंट, सेवानिवृत्त अवकाश पर जाते हैं। तो क्या विधान परिषद के सदस्य बनवाई 3 कितने 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त नहीं होंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल होंगे सर। राज्यसभा के कितने सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं? तो आप लगाएंगे 1/3 कैंडिडेट। ऐसे ही 1/3 कैंडिडेट विधान परिषद के 2 वर्ष के बाद क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो सदस्यों की संख्या में कमी आएगी, तो उस कमी को कैसे पूरा करेंगे? तो होता ही है बेटा कि 2 वर्ष बाद चुनाव होता है, 2 वर्ष बाद चुनाव होता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि विधान परिषद का चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, राज्यसभा का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो यहाँ बहुत ही कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है कि इनका कार्यकाल तो 6-6 वर्ष होता है इनके कैंडिडेटों का, किंतु हर 2 वर्ष बाद 1/3 कैंडिडेटों का चुनाव होगा, उसमें सदस्यों की भरपाई करने के लिए। इसमें भी हर 2 वर्ष के बाद 1/3 कैंडिडेट प्लस करने के लिए क्या होगा, चुनाव होगा। तो राज्यसभा और विधान परिषद का जो चुनाव है वो 2 वर्ष के अंतराल पर होता रहता है। तो ये बात याद रखेंगे। आगे चलते हैं, इसी के बारे में और समझते हैं। हाँ, तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है कैसे होता है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष के साथ साथ ये जो होता है वो होता है खुला मतदान, मतलब ओपन इलेक्शन। खुला मतदान, ओपन इलेक्शन, ओपन इलेक्शन। इधर विधान परिषद का चुनाव कैसे हो रहा था, अभी बताया था मैंने आपको, अप्रत्यक्ष
और यहाँ भी क्या होगा, ओपन इलेक्शन होगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको ये पता करना है कि राज्यसभा की तुलना विधान परिषद से कर रहे हैं तो हर वो चीज़ जो यहाँ लागू होती है वो यहाँ पर लागू होगी, निश्चित ही लागू होगी। खुला मतदान का अर्थ ये होता है कि कोई भी कैंडिडेट अपना वोट दिखाकर मतदान कर सकता है। कोई भी कैंडिडेट या मतदाता प्रत्याशी को अपना वोट दिखाकर मतदान कर सकता है। ओपन इलेक्शन का अर्थ ये होता है खुला मतदान। वो कह सकता है कि देखिए मैं आपको ही वोट या आपको ही मतदान कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं हम ओपन इलेक्शन, खुला मतदान। आगे समझते हैं। और तो जैसा मैंने आपको प्रश्न पूछा था कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है और विधान परिषद का कार्यकाल क्या होता है, तो उसके संबंध में मैं आपको बताता हूँ कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। पहली बात समझेंगे क्या है, एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन कौन? राज्यसभा। क्या ये कभी भंग होती है? तो आप कहेंगे नहीं, भंग नहीं होती। राज्यसभा एक परमानेंट सदन है, ये कभी भंग नहीं होती। ऐसे ही विधान परिषद क्या है, एक स्थायी सदन है, ये भी भंग नहीं होती। और जब कोई सदन भंग नहीं हो रहा है तो उसका कार्यकाल के विषय में आपको लगाना है अनिश्चित। ये एक लंबे समय तक रहेगी, हमें नहीं पता कि राज्यसभा कब तक रहेगी। ऐसे ही विधान परिषद का जो कार्यकाल है वो कैसा है, अनिश्चित, क्योंकि ये कभी खाली नहीं होगी। 1/3 जाएंगे तो 1/3 बुला लिए जाएंगे, तो इसका कार्यकाल अनिश्चित, तो इसका भी कार्यकाल कैसा रहेगा, वो अनिश्चित रहेगा। ओके, तो इसका आंसर था अनिश्चित। अनिश्चित क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती, ये भी कभी भंग नहीं होती। आगे और विधान परिषद के विषय में मैं ये बता रहा हूँ आपके लिए, क्या विधान परिषद मैंने लिखा कि भंग नहीं होती। क्या नहीं होती? भंग। लेकिन बेटा समाप्त हो जाती है, लेकिन समाप्त हो जाती है। ये इस पॉइंट को आप नोट कर लो अपनी कॉपी पे बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करके। ऐसा कौन सा सदन है, ऐसा कौन सा सदन है जो समाप्त हो जाता है लेकिन भंग नहीं होता कभी? समाप्त तो हो जाएगा लेकिन भंग नहीं होगा, तो वो है आपका विधान परिषद, जो है राज्य विधानमंडल का अंग। ओके, आगे बढ़ते हैं और तुलना करते हैं अन्य चीज़ों से। चुनाव प्रक्रिया, अभी मैं आपसे बार बार ये कह रहा था कि चुनाव प्रक्रिया एक तो होती है बेटा प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष। भारत में इलेक्शन की 2 पद्धतियां हैं। हमारे भारत में मतदान की कितनी पद्धतियां हैं? 2। एक डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। एक क्या है, डायरेक्ट, और एक है इनडायरेक्ट। तो इसको समझ लो, इसको भूल जाओ, या इसको समझ लो, इसको भूल जाओ, बात एक ही है। प्रत्यक्ष, जिसमें आम जनता वोट करे, वयस्क मताधिकार के आधार पर। ऐसा इलेक्शन सिस्टम डायरेक्टली जिसमें आम जनता वोट करे। आम जनता का मतलब आप जितने भी विद्यार्थी हैं 18+ वाले जिनका मतदाता सूची में नाम है, आपके घर परिवार वाले, आपके समाज वाले, या ये समझिए कि आप किसे किसे वोट देते हो,
वो सभी निर्वाचन पद्धति क्या होगी, वो प्रत्यक्ष होगी। और जिसे आप वोट नहीं करते, जिसे आम जनता वोट नहीं करती, आम जनता वोट नहीं करती, वो सभी कैसी होती है, अप्रत्यक्ष होती है। जैसे क्या आप राष्ट्रपति को वोट करते हो, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन सिस्टम होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन सिस्टम है वो कैसा है, इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है। उपराष्ट्रपति, क्या आप उपराष्ट्रपति को वोट करते हो, बिल्कुल नहीं करते। तो उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन सिस्टम है वो कैसा है, वो इनडायरेक्ट है। ऐसे यहाँ राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, क्या आप राज्यसभा के मेंबर को वोट देते हो, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं देते। तो राज्यसभा के सदस्य का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। विधान परिषद सदस्य, विधान परिषद सदस्य, क्या आप विधान परिषद के कैंडिडेट को वोट देते हो, तो बिल्कुल नहीं देते। तो विधान परिषद के सदस्य का जो इलेक्शन सिस्टम है वो कैसा है, वो इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है। यहाँ ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, आप ब्लॉक प्रमुख को भी वोट नहीं देते। तो ब्लॉक प्रमुख का जो मतदान सिस्टम है वो कैसा है, इनडायरेक्ट है। और जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, इसको भी आप मतदान नहीं करते, वोट नहीं देते। तो ये सिस्टम कैसा है, अप्रत्यक्ष है। जिसे आम जनता वोट नहीं करती वह सिस्टम अप्रत्यक्ष होता है। जैसे राष्ट्रपति को आम जनता वोट नहीं देती, इनडायरेक्ट होगा। उपराष्ट्रपति को आम जनता वोट नहीं देती, इनडायरेक्ट होगा। राज्यसभा के मेंबरों को आम जनता वोट नहीं देती, इनडायरेक्ट होगा। विधान परिषद के मेंबरों को आम जनता वोट नहीं करती, इनडायरेक्ट होगा। ब्लॉक प्रमुख होता है, उसे भी आम जनता वोट नहीं करती। जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, उसे भी आम जनता वोट नहीं करती। ये सभी इनडायरेक्ट सिस्टम में आएंगे। हम किसे किसे वोट करते हैं, उस चीज़ को हम डायरेक्ट में गिनेंगे। किसे किसे वोट करते हो बताते चलो। जैसे डायरेक्ट में बता रहा हूँ आपके लिए, डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम में जैसे आप किसे प्रधान, जो गांव का प्रधान होता है, सरपंच या जो मुखिया होता है, उसे वोट करते हो। इसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष, वयस्क मताधिकार के आधार पर। आप लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य जिसे आप क्या कहते हो, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब सांसद, इसको वोट देते हो। इसका चुनाव होता है डायरेक्ट। आप क्या करते हो, विधानसभा सदस्य, विधान सभा सदस्य जिसे आप बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक, इसे वोट देते हो। तो इसका चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। आगे आप किसे वोट देते हो, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य। तो ये जिला पंचायत सदस्य का इलेक्शन कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। और आप किसे किसे वोट देते हो, और आप किसे किसे वोट देते हो बताइए। आप देते हो वोट बीडीसी के लिए, क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य। इसका वोट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। आप वोट देते हो किसके लिए, चेयरमैन। आप वोट देते हो किसके लिए, मेयर। आप वोट किसके लिए देते हो, महापौर। तो इन सभी का इलेक्शन कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। तो क्या समझे कि जिस व्यक्ति के लिए आम जनता मतदान करती है उसका इलेक्शन होता है डायरेक्ट, और जिसे आम जनता वोट नहीं करती वो सभी इलेक्शन होते हैं इनडायरेक्ट। आगे चलते हैं। आगे और भी अंतर करते हैं महान्यायवादी और महाधिवक्ता, महान्यायवादी और महाधिवक्ता। ओके,
महान्यायवादी होता है बेटा केंद्र में और महाधिवक्ता होता है राज्य में। महान्यायवादी होता है किसका? केंद्र का या भारत का प्रथम विधि अधिकारी। महान्यायवादी कौन होता है? भारत का या केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी, जिसे आप कह सकते हो कानूनी सलाहकार। कानूनी सलाहकार। और महाधिवक्ता होता है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार। जो बात महान्यायवादी पर लागू होगी वही बात महाधिवक्ता पर भी लागू होगी। बस फर्क ही रहेगा कि यहाँ केंद्र या संघ या भारत इसकी जिक्र होगी, यहाँ चर्चा होगी किसकी? राज्य की। क्योंकि महाधिवक्ता होता है राज्य में और महान्यायवादी होता है केंद्र में। केंद्र का मतलब संघ ही होता है भारत। तो कल ही मैंने बताया था कि केंद्र के प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की तुलना हम किससे कर रहे हैं बार बार? राज्यपाल से। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति किसने की होगी? राज्यपाल ने की होगी। ओके। महान्यायवादी को शपथ के बारे में मैंने भी ये बताया था कि जो व्यक्ति नियुक्ति करता है वही शपथ दिलाता है, और शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। महाधिवक्ता के संबंध में अगर शपथ की बात करें, राज्यपाल ने नियुक्ति किया है तो शपथ राज्यपाल ही दिलाएंगे। महान्यायवादी अपना इस्तीफा किसे देगा? इस्तीफा उसी को देगा जिसने उसे बनाया है जिस लायक। तो इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा। इस्तीफा किसे देगा? राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है। महाधिवक्ता अपना इस्तीफा किसे देगा? तो सीधा राज्यपाल को देगा। क्यों? क्योंकि राज्यपाल ने इसकी नियुक्ति की है। इतनी बात समझे। आगे इसी के बारे में समझते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? योग्यता। इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है ये होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। तो सुप्रीम कोर्ट की तुलना हम किससे करते हैं? हाई कोर्ट से। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। ओके। अब महान्यायवादी के मैं बात करता हूँ कार्यकाल की। कार्यकाल, तो इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है अनिश्चित। और अनिश्चित में आप लगाएंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो महाधिवक्ता का कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल आप लगाएंगे अनिश्चित, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। बिल्कुल आप आसानी से ये चीज़ें समझ रहे होंगे। महान्यायवादी केंद्र में होता है, संघ में होता है, भारत में होता है। तो महाधिवक्ता होता है राज्य में। केंद्र या संघ का कौन होता है? प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार। तो ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार होता है। कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि महान्यायवादी या केंद्र का कोई कर्मचारी है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और राज्य का कोई भी कर्मचारी है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल। जो व्यक्ति नियुक्ति करता है वही सामान्यतः शपथ दिलाता है। तो महान्यायवादी को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे और महाधिवक्ता को शपथ राज्यपाल दिलाएंगे। महान्यायवादी अपना इस्तीफा किसे देगा? राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति ने उसको नियुक्ति किया है। तो महाधिवक्ता अपनी इस्तीफा किसे देगा? राज्यपाल के लिए देगा। ओके। कार्यकाल अनिश्चित होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहेगी तब तक। महाधिवक्ता का भी कार्यकाल अनिश्चित होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है, लेकिन ये अधिकतम अपने 65 वर्ष की उम्र तक ही रह पाएगा। तो ये अधिकतम 62 वर्ष की उम्र तक ही रह पाएगा। क्यों रह पाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, जजेस हैं, वो 65 ईयर पर क्या हो जाते हैं? सेवा निवृत्त, रिटायरमेंट हो जाते हैं। और यहाँ जो क्वालिफिकेशन थी वो थी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान।
तो हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं वो 62 ईयर पर क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो इसलिए इसके आयु सीमा ये रहेगा जो 62 वर्ष तक ही रहेगा अपने पद पर। तो ये समझे। इसके बाद आगे चलते हैं और तुलना करते हैं अन्य पदाधिकारियों में। कोई दिक्कत नहीं। केंद्र, एक चीज समझें, केंद्रीय निर्वाचन आयोग और एक होता है राज्य निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग और एक होता है राज्य का निर्वाचन आयोग। ठीक है, दिखाई दे रहा है साफ साफ? नहीं दिखाई दे रहा? कट रहा है क्यों? चलो इधर लिखता हूँ। ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है राज्य का निर्वाचन आयोग। वही सिस्टम है पूरा जो मैं आपको बता चुका हूँ। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति महोदय करेंगे, महामहिम, और इसकी नियुक्ति करेंगे राज्यपाल। ठीक, इसका जो हेड होगा, जितने भी कैंडिडेट होंगे उनकी सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति ने की होगी। इसका जो हेड होगा, इसके और भी कैंडिडेट होंगे, इनकी सभी की नियुक्ति राज्यपाल ने की होगी, क्योंकि ये राज्य की बात है और ये केंद्र की बात है। ओके, इनको शपथ राज्यपाल ही दिलाएंगे, लिखा हुआ है यहाँ, शपथ राज्यपाल दिलाएंगे। तो यहाँ पर जो शपथ है वो राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाएगी। ये जो अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे, तो ये अपना इस्तीफा कैसे सौंपेंगे? राष्ट्रपति को सौंपेंगे। बिल्कुल सेम कहानी, सेम तरीके, कोई बदलाव नहीं। फ़र्क ये करना है कि कौन सा पदाधिकारी केंद्र का है या कौन सा राज्य का है। अच्छा, इनका वर्क समझ लेते हैं। वर्क, एक का समझ लो, एक का भूल जाओ, बस इतना याद रखिए। एक का समझो, एक का फॉरगेट, भूल जाओ केवल। तो या तो इसका समझ लो, इसका समझना आसान है, राज्य का निर्वाचन आयोग केवल पंचायत संबंधी चुनाव कराता है। राज्य का इलेक्शन कमीशन होता है स्टेट का, उसका काम ये होता है कि केवल वो पंचायतों के ही चुनाव कराएगा। जैसे ग्राम पंचायत के चुनाव कौन कराता है? राज्य का निर्वाचन आयोग। क्षेत्र पंचायत के चुनाव कौन कराता है? राज्य का निर्वाचन आयोग। जिला पंचायत के चुनाव कौन कराता है? राज्य का निर्वाचन आयोग। ठीक, नगर पंचायत, राज्य का निर्वाचन आयोग, पंचायत संबंधी। अब बाकी जो बचते हैं वो सभी इलेक्शन कौन कराएगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। जैसे आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? केंद्र का निर्वाचन आयोग। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। लोकसभा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। राज्यसभा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। विधानसभा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। विधान परिषद, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। सभी इलेक्शन केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। केवल किसे छोड़कर? पंचायत संबंधी चुनावों को छोड़कर सभी काम केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। इन सभी चीज़ों को हम विधिवत तरीके से विस्तार से पढ़ेंगे। ये तो अभी मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक नॉलेज। ओके, और भी कुछ तुलनाएं करते हैं। हाँ, तो इन दोनों वीडियो को देखो, और भी मैं कल एक नई वीडियो लेके आऊँगा भारतीय संविधान की। इससे तुम्हें महसूस होगा कि कुछ अलग ही भारतीय संविधान में चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और ये तुम्हें पढ़ने के बाद याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग में
ऑटोमेटिकली ऐसा फीड हो जाएगा कि एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। तो कल एक और नई वीडियो के साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।